नमस्कार। तो स्वागत है आपका चैतन्य भारती के चैनल पर। CUET बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये है फाउंडेशन मैनेजमेंट का। ठीक है, जो गाइडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाए थे मैनेजमेंट थिंकर्स ने, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए, पहला चीज जो आपको समझना पड़ेगा कि मैनेजरियल प्रिंसिपल क्या है। तो अ मैनेजरियल प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। तो यहां पे जनरल गाइडलाइन ओके और डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज किसके साथ रिलेटेड है। पहली बात, हम क्या बोले थे कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट जब हम पढ़े थे चैप्टर 1 में, तो वहां पे मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस, इन दोनों पर्सपेक्टिव से हमने देखा था। ठीक है, तो जिस तरह साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं उसी तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी हैं। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है कि साइंस के प्रिंसिपल जो हैं वो रिजिड होते हैं, वो बहुत ही यूनिवर्सल होते हैं एप्लीकेशन में। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सल ही है, ओके, बट वो फ्लेक्सिबल होते हैं। वो बेसिकली गाइडलाइंस होते हैं जो आप हर सिचुएशन में अलग प्रकार से उसे यूज कर पाए या फिर अप्लाई कर सके। ठीक है, तो देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। दे डील विथ ह्यूमन बिहेवियर एंड दस आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, जो सिचुएशन मांग रहा है उसके मुताबिक आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप द इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट फेज में जाते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम डिस्कस करेंगे। तो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर आपको देखना है तो पहला पॉइंट क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यहां पे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के बारे में जब हम बोला जाता है तो ये देखिए, आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस हो सकता है, वो नॉन बिजनेस हो सकता है, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, स्मॉल, लार्ज, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये अप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो दूसरा देखते हैं, जनरल गाइडलाइंस। तो ये ऑलरेडी हमने थोड़ा सा बोला है कि बेसिकली प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शंस बट दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस टू ऑल प्रॉब्लम्स। देखिए, ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, तो हर मैनेजरियल प्रॉब्लम का स्ट्रेट और रेडीमेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं देता। रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं देता। ये आपको गाइड करता है कि आपको किस प्रकार किस सिचुएशन में कौन सा मैनेजरियल डिसीजन कैसे लेना पड़ेगा। जिस तरह भगवत गीता आपको यह बोलता है कि लाइफ के कौन से फेज में कौन से क्षेत्र में आप किस प्रकार आप एक्ट करें और किस प्रकार ना करें, वही चीज आप बोल सकते हैं कि जनरल गाइडलाइंस जो फीचर है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स का, वही सेम चीज है। ठीक है, तो देखिए, तीसरा हो गया फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो किस बेसिस पर फॉर्म हुए हैं, फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस एंड टू एन एक्सटेंट एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज। तो यहां पे देखिए, नंबर 4 जो आ रहा है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का नेचर जो है फ्लेक्सिबल होता है। तो बेसिकली आर नॉट इज रिजिड प्रिस्क्राइब्ड व्हिच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली, दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन एंड एज एंड व्हेन द सिचुएशन डिमांड। तो हर सिचुएशन के मुताबिक आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स चेंज करके फ्लेक्सिबली बेंड करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा है मेनली बिहेवियरल। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो बेसिकली क्या है, क्योंकि ये ह्यूमन एस्पेक्ट के साथ डील करता है, तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बिहेवियरल होते हैं। वो कैसे, किस प्रकार, कौन
कैसे बिहेव करेगा सिचुएशंस में, ये बोला जाता है, ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड फिजिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दिए जाते हैं. नो, इट इज वेरी बिहेवियरल इन नेचर. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर. तो चलिए हम फिर नेक्स्ट पर जाते हैं, विच इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है? बेसिकली हर चीज का एक चीज का कॉज और उसका आफ्टर इफेक्ट, अगर हम बी को कॉज बताए और ए को कॉज बताए और बी को हम इफेक्ट बताए, तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है? ओके, बेसिकली एक चीज क्यों घटी है और उसके घटने पर क्या रिजल्ट आया है या फिर उसका इफेक्ट क्या हुआ है, यह समझाता है हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर. फिर देखिए कंटिंजेंट. द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन. बेसिकली मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है, ओके, वो हम क्रिएटिवली जो सिचुएशन है उस प्रकार हम अप्लाई करेंगे. जैसा एक हिंदी में कहावत है, जैसा देश वैसा भेष. ओके, वही चीज आप समझ लीजिए कि कंटिंजेंट क्या बोलता है. कंटिंजेंट फीचर जो बोलता है वो बोलता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हम कंटिंजेंट हर सिचुएशन वाइज उसे अप्लाई करेंगे. उसको अलग अलग सिचुएशंस में देखेंगे कि वो किस प्रकार बिहेव करेगा और उसे अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो आई होप दिस वन इज क्लियर. बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है आपको, ज्यादा कॉर्पोरेट फॉर्म या फिर ज्यादा बिजनेस लैंग्वेज यूज नहीं करता मैं. ओके, बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आप लोगों को समझ में आए. ओके, आप लोग के सभी को समझ में आए. ओके, तो देखिए अब आएंगे हम किस प्रकार, किस लाइन में, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. POM प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी. ओके, रियलिटी जो भौतिक सत्य है, ओके, उस पे एक बहुत ही अच्छा और क्लियर चित्र आपको दिखाई दे. ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइड द मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम बाय इंप्रूविंग देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस. बेसिकली एक मैनेजर एक सिचुएशन में किस प्रकार का डिसीजन लेना चाहिए, उसके डिसीजन लेने के लिए उसको उस सत्य का ज्ञान होना पड़ेगा कि सिचुएशन में एक्चुअली क्या हो रहा है. ओके, तो उस सिचुएशन का ज्ञान कौन देता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो देखिए दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. बेसिकली जब हम एक मैनेजर होते हैं, हमारे पास एक रिसोर्स की थैली होती है. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन हम जब हमको रिसोर्स दे रहा है तो उस रिसोर्स को हम किस प्रकार सबसे ऑप्टिमम वे, सबसे अच्छे वे में हम यूटिलाइज करें ताकि मैक्सिमम आउटपुट आए मिनिमम इनपुट से, मतलब वेस्टेज नहीं हो. ओके, बाय कोऑर्डिनेटिंग द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस. ओके, फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन, ये तीनों रिसोर्स हम किस प्रकार सबसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाए, यही है दूसरा सिग्निफिकेंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का. तीसरा, साइंटिफिक डिसीजंस बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक, बैलेंस्ड, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस. तो देखिए जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं थे तब भी इंडस्ट्री हुआ करती थी. ओके, तो बेसिकली आपको यह समझना पड़ेगा कि तब कैसे डिसीजन लिए जाते थे. बेसिकली मैनेजर अपने जजमेंट के बेसिस पर डिसीजन लेता था. तो इससे क्या होता है, ट्रायल एंड एरर अप्रोच आता था. ट्रायल एंड एरर अप्रोच क्या है? हम एक चीज करेंगे, ठीक है, सेम चीज के लिए हम एक चीज करेंगे आज, उससे कोई रिजल्ट आया, उसी चीज के लिए हम कल दूसरे तरीके से करेंगे. तो कोई सेट वे नहीं है, कोई एक वे नहीं है जिससे हम एक चीज को अच्छी तरह कर पाए, जिससे मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम इनपुट हो. ओके, तो इसीलिए हमको साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग में सहायक होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. हमको हर चीज को कैसे फेस करना है और कैसे उसको अडेप्ट करके सिचुएशन, प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना है, ये चीज साइंटिफिक डिसीजन देता है हमको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा. ओके, चलिए दूसरे तरफ चलते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में चौथा पॉइंट क्या है कि मीटिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स. ओके, कि ये देखिए चैप्टर 1 में हमने क्या सीखा था कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक एनवायरमेंट में एक्ट करता है. ठीक है, तो बेसिकली
चेंजिंग एनवायरनमेंट का रिक्वायरमेंट्स जो है ये हमें मीट करने में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सहायक होता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इफेक्टिव एंड डायनामिक लीडरशिप और चेंजेस को इंप्लीमेंटेशन कैसे करें उसके बेसिस पर हमको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप सोचिए कि कोई सिचुएशन है एक प्रैक्टिकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जिसको हमने प्लान किया था, उसके ठीक उलट हो गया कुछ, तो उस सिचुएशन में हमको कैसे डील करना है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमको सिखाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। फिर आता है पॉइंट नंबर 5, फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। Principles of management not only help in achieving organizational goals, but also guide the managers in performing social responsibility. For example, equity and fair remuneration. तो basically देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ हमको ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं सिखाता, ये हमें उसके साथ जुड़ा हुआ सोशल जो एस्पेक्ट है उसको भी कैसे फुलफिल करे वो भी हमें सिखाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है, उसका ख्याल कैसे रखा जाए, उसको कैसे इक्वली ट्रीट किया जाए, ओके, उसका रेम्यूनरेशन किस प्रकार देखा जाए, ये सब चीजें हमको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझाती है, ठीक है। तो छठा पॉइंट देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द एरियाज इन विच एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर मैनेजमेंट शुड बी ट्रेन। बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमको फ्यूचर मैनेजर्स को ट्रेन और एजुकेट करने में सहायक होता है, ठीक है, क्योंकि आज ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर है, ओके, वो हमेशा रहेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, ओके, इसीलिए हमको हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर्स लीडर्स को तराश कर उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा। तो इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत पावरफुल गाइडिंग फोर्स है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई सबको, ओके। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो बेसिकली ये क्या चीज है, बेसिकली दिस इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू एन इंपॉर्टेंट स्ट्रीम ऑफ वन ऑफ द अर्लियर स्कूल्स ऑफ थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट रेफर्ड टू एज द क्लासिकल स्कूल, ठीक है। तो देखिए क्लासिकल स्कूल क्या है, जो पहले के मैनेजमेंट एक्सपर्ट स्टार्टिंग में निकले थे, तो बेसिकली उनका जो थॉट प्रोसेस था, उनकी आइडियोलॉजीज, उनके प्रिंसिपल्स को हम क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में रखते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स का सेट है, ओके, उसको क्या बोला जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ओके। तो बेसिकली इसको किसने बनाया था, इसको फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने बनाया था, ठीक है। तो बेसिकली दो और स्ट्रीम है, ठीक है, फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी और मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी, ओके। तो हम इस चैप्टर में फ्रेडरिक विंसलो के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है और फेयोल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल थियरी है उसको समझेंगे। मैक्स वेबर्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो मैक्स वेबर्स आपको जरूरत नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए जानते रहिए कि ये तीनों जो है ये क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर क्या थे, एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फैक्ट्री सिस्टम जो है वो आना शुरू हो गया। तो अराउंड आपका 100-200 साल तो ऐसे ही चला कि कोई सेट थॉट प्रोसेस नहीं था कि इन फैक्ट्रीज को कैसे चलाया जाए। मैनेजर्स अपने जजमेंट के बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। तो बेसिकली फ्रेडरिक विंसलो टेलर जब आए, उन्होंने सोचा कि हर फैक्ट्री सिस्टम को हम ऑप्टिमम एफिशिएंट लेवल पर कैसे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली ही वाज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल लीडर्स ऑफ द एफिशिएंसी मूवमेंट, ओके, और वो हाईली इन्फ्लुएंशियल थे जिन्होंने फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को रीशेप किया, ठीक है। तो चलिए और पढ़ते हैं इनके प्रिंसिपल्स के बारे में। बेसिकली FW टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर हम देखें तो यहां पे देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू एन इंपॉर्टेंट स्ट्रीम ऑफ द अर्लियर स्कूल्स विच इज द क्लासिकल स्कूल। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द अदर टू स्ट्रीम्स क्लासिकल स्कूल आर एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ओके, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डबल स्लाइड है बेसिकली। तो देखिए
The earlier days of industrial revolution, in the absence of an established theory, फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री ओनर्स और मैनेजर्स रिलाइड ऑन पर्सनल जजमेंट, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि बेसिकली हर प्रॉब्लम को पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर सॉल्व किया जाता था। तो बेसिकली यहां पे क्या था कि मैनेजिंग फैक्ट्रीज बाय रूल ऑफ थंब enabled to handle the situation as they arose, but suffered from the limitation of trial and error approach। बेसिकली क्या है, रूल ऑफ थंब क्या बोला जाता है कि मैनेजर का जो थंब है जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ओके, उसका जजमेंट जिस डायरेक्शन पे पॉइंट करेगा वो उसी बेसिस पर डिसीजंस लेगा। तो इससे क्या होता था, काम तो चल जाता था पर यहां पे लिमिटेशन ऑफ ट्रायल एंड एरर अप्रोच आ जाता था। मतलब हम ट्राई करेंगे, अगर एरर आया तो दूसरा चीज करेंगे, ओके, अगर वो भी नहीं हुआ तो दूसरा चीज करेंगे। तो इससे क्या होता था, रिसोर्स बहुत बर्बाद होता था, तो बेसिकली टाइम बहुत बर्बाद होता था। तो बेसिकली होल जो एफिशिएंसी था ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता था इन ए नेगेटिव वे। ठीक है, देयर वाज अ नीड टू फॉलो एन अप्रोच दैट वाज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ साइंस, जो हर प्रॉब्लम को डिफाइन करे, ठीक है, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकाले, कॉन्सिक्वेंसेस निकाले, प्रोग्रेस मेजर करे और हमको एक कंक्लूजन दे कि इस मेथड से हमको ये करना है, ओके। उससे क्या होगा, बेसिकली आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो थॉट प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका था, ओके, कि हमको हर चीज को डिफाइन करनी है और उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके कॉन्सिक्वेंसेस को मेजर करके प्रोग्रेस लाना, ओके। तो आई होप दिस वन इज क्लियर। तो देखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर हम देखें तो पहला चीज जो है, एफ.डब्ल्यू. टेलर प्रोपोज्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अपोज्ड टू द रूल ऑफ थंब। उन्होंने इस रूल ऑफ थंब को अपोज किया था। ही ब्रोक ह्यूमन एक्टिविटी इनटू स्मॉल पार्ट्स। हर ह्यूमन एक्टिविटी जो फैक्ट्री में की जाती है उनको छोटे छोटे भागों में उन्होंने डिवाइड किया, ओके, ताकि हर चीज को इफेक्टिवली और लेस टाइम पे की जा सके, ओके, और प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इट इंप्लाइज इट कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स। तो यहां पे स्टैंडर्डाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार आया था कि हर टूल, हर मेथड, ओके, हर पर्सनल को स्टैंडर्डाइज किया जाए, ओके, उन्हें सिंप्लीफाई किया जाए, क्वालिटी इंप्रूव की जाए और कॉस्ट कम किया जाए। ठीक है, तो यहां पे इन द वर्ड्स ऑफ टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way, क्योंकि उनका मानना था एफिशिएंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये था पूरा साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रोसेस। तो देखिए, तो पहला जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जो पहला प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, तो यहां पे देखिए, Taylor pioneered the introduction of method of scientific inquiry into the domain of management practice. This method can be developed through the study and analysis. The method so developed should substitute the rule of thumb. Okay? तो उन्होंने क्या किया कि हर चीज को पहले डिफाइन किया, ओके। जब डिफिनेशन होता है तब क्या होता है, आपको पता चलता है उसके ऑल्टरनेटिव्स, ओके। ये ऑल्टरनेटिव आप 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और हर चीज का जो है आपको कॉस्ट पता चलता है, ओके। कॉज एंड इफेक्ट जब आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, ओके, इससे क्या होता है, द प्रोसेस इज कॉज एंड इफेक्ट। ये सब चीजें जब आप डिफाइन करेंगे तो आपको क्या पता चलता है कि द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे टू डू अ पार्ट, हर चीज का कॉस्ट पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सबसे चीप है, ओके। तो आपको रूल ऑफ थंब पे या फिर ट्रायल एंड एरर अप्रोच पे डिपेंडेंट नहीं होना है, ओके। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको क्या करना है। तो साइंस रूल ऑफ थंब ये बोलता है कि साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी, ओके। क्या करना है, वर्क स्टडी, वर्क को स्टडी करना है, ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूनिफाई करना है, ओके, और हर चीज का एक स्टैंडर्ड मेथड बनाना है, ओके, जो हम बार बार फॉलो करेंगे, ओके, उसे और बेहतर बनाएंगे, पर हम ट्रायल एंड एरर नहीं करेंगे। तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो देखिए, दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या बोलता है ये आपको समझना पड़ेगा कि हार्मनी शब्द क्या है, बेसिकली मिलजुल के रहना। तो इसी से हमको बहुत सारी चीज पता चलती है, बट लेट्स डिस्कस इट फर्दर।
तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या बोलता है कि मैनेजमेंट जो है वो एक लिंक है किसके बीच, बेसिकली अगर हम होल हायरार्की देखें फैक्ट्री सिस्टम का, तो ओनर्स होते हैं, उनके बीच होते हैं मैनेजर्स या फिर मैनेजमेंट, और उनके नीचे होता है वर्कर्स। ओके, तो बेसिकली मैनेजर्स जो हैं वो एक लिंक है वर्कर्स और ओनर्स के बीच में। ओके, तो इससे क्या होता था, क्योंकि दो अपोजिंग क्लास थे, वर्कर्स और ओनर्स और वर्कर्स के, तो बेसिकली इससे क्या होता था, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता था। ओके, पूरा मार्क्सिज्म जो है, कार्ल मार्क्स ने जो बनाया है सोशलिज्म कम्युनिज्म, ओके, वो इसी बेसिस पर बनाया गया है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। ओके, तो हम उस श्रेणी पर नहीं जाएंगे, हम स्ट्रिक्टली मैनेजमेंट की बात बोल रहे हैं कि ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है ये क्यों होता है, कि ये कॉन्फ्लिक्ट हेल्प किसी को नहीं करता, पहली बात। ओके, दूसरा, मैनेजर्स वर्कर्स सबका बेसिकली ये लॉस ही करवाता है। ही एम्फसाइज्ड दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कफोर्स, ओके, या फिर वर्कर्स, बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट। तो दोनों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ओनर्स और वर्कर्स दोनों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, विदाउट ओनर्स, ओके, बेसिकली वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, उनका वर्कफोर्स यूजलेस है टू अ सेंस, और ओनर्स का जो कैपिटल है वो वर्कर्स के बिना कन्वर्ट नहीं हो सकता इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। ओके, तो बेसिकली इन दोनों को यह समझना पड़ेगा कि बेसिकली इन दोनों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है और हार्मनी में रहना पड़ेगा, मिलजुल के रहना पड़ेगा। टू अचीव दिस टेलर कॉल फॉर द कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट। ये जो मेंटल रेवोल्यूशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हम फेयोल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी, FW टेलर के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम देखेंगे। वी शैल डिस्कस इट इन डिटेल्स। ओके, तो आई होप दिस वन इज क्लियर। तो ये था सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है बेसिकली ये है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ओके, तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या बोलता है, ये एक एक्सटेंशन है ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये क्या बोलता है, देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म क्या बोलता है कि हर एक अपने बारे में सोचेगा। ओके, और ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इंडिविजुअलिज्म नहीं, हम कोऑपरेशन करेंगे। कोऑपरेशन क्या है, वर्कर्स, मैनेजर्स, ओके, और ओनर्स, ये तीनों के बीच एक cooperation होगा। ओके, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओके, कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये सब कुछ अचीव करने के लिए क्या था, मेंटल रेवोल्यूशन वाज नीडेड। तो मेंटल रेवोल्यूशन क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। The sum and substance of Taylor's ideas lies in the change of mindset. तो mindset जो चीज है वो क्या थी, ड्यूरिंग दैट टाइम इट वॉज क्लास कॉन्फ्लिक्ट मोस्टली। तो इसीलिए टेलर ने बोला कि हमको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ओके, बोथ वर्कर्स एंड मैनेजर्स बोथ शुड चेंज द व्हाट, दोनों को चेंज करना पड़ेगा अपना माइंडसेट। तो मेंटल रेवोल्यूशन इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर, फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कोऑपरेशन। ठीक है, तो यहां पे देखिए, बोथ शुड रियलाइज दे रिक्वायर वन अनदर। ओके, तो कैसे करेंगे, इसका एक प्रोसेस भी बोला है उन्होंने। बोथ शुड एम टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सरप्लस, जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करने के लिए जो चाहे वो करे। ओके, इन द मोस्ट प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक वे। ओके, दिस वुड एलिमिनेट द नीड फॉर एनी एजिटेशन। इससे कोई एजिटेशन का नीड ही नहीं पड़ेगा। ओके, मैनेजमेंट क्या कर सकता है, वर्कर्स के साथ एक सरप्लस का जो पार्ट है वो शेयर कर सकता है बोनस के थ्रू। ओके, या फिर कमीशन के थ्रू। ऑलराइट, और वर्कर्स क्या कर सकता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर माइट। तो बेसिकली उनको समझना पड़ेगा कि कंपनी के लिए क्या महत्वपूर्ण है, और उनसे कंपनी का अगर फायदा हो तो उनका ही फायदा है, क्योंकि ये उनका इनकम सोर्स है जो बढ़ सकता है। तो बेसिकली ये देखिए, मेंटल रेवोल्यूशन क्या बोलता है कि मैनेजर्स एंड वर्कर्स बोथ शुड रियलाइज दे नीड ईच अदर
मैनेजर्स, ओनर्स एक ही श्रेणी में हम अभी रखते हैं। तो बेसिकली यही बोलता है मेंटल रेवोल्यूशन, फ्रॉम इंडिविजुअलिज्म टू कोऑपरेशन, ठीक है, या फिर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। ऑलराइट, तो चलिए हम लास्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, सॉरी प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो बेसिकली आप देखिए, आप समझिए, पहली बात, व्हेन एक वर्कर जब एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा, ओके, वो एक लेवल ऑफ एफिशिएंसी पे है, ऑलराइट, तो ये मैनेजमेंट का दायित्व है कि उस वर्कर का मैनेज एफिशिएंसी, उसका पोटेंशियल जितना है वो उसको मैक्सिमम छुए। ओके, कैसे होगा ये? तो बेसिकली ये होगा वर्कर्स ट्रेनिंग। वर्कर्स ट्रेनिंग वाज एसेंशियल टू लर्न द बेस्ट मेथड डेवलप्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच। बेसिकली हमको ये रखना पड़ेगा कि बेसिकली हमको वर्कर्स का कॉम्पिटेंसी बढ़ाते रहना है थ्रू ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इसी से उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा और हमारा वर्कर्स का मैनेजमेंट का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बेसिकली ये था चौथा और आखिरी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एफडब्ल्यू टेलर ने बोला था। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए, इन साइंटिफिक मैनेजमेंट को अचीव करने के लिए कुछ टेक्निक्स बनाए थे एफडब्ल्यू टेलर ने। ऑलराइट, दोस टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में पहला जो है वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा फोरमैन कौन है। तो फोरमैन क्या है? बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ सुपरवाइजर। एक सुपरवाइजर से एक ही काम करेगा। ओके, तो बेसिकली फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर क्या हुआ कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ये जो प्लानिंग है ये एक फेज हो गया और एग्जीक्यूशन जो है ये एक फेज हो गया। ओके, there are 8 types of specialized professionals, 4 under each planning and execution। तो ये देखिए, अगर हम देखें कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के अंदर चार फोरमैन रखे गए। ओके, तो who keep watch on all the workers to extract optimum performance। ओके, functional foremanship is an extension of the principle of division of work and specialization of the shop floor। तो बेसिकली देखिए, अगर हम डायग्रामेटिक वे में देखें तो आप बेसिकली ये देखिए, फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है? एकदम ऊपर रहेगा आपका फैक्ट्री का मैनेजर। ओके, तो फैक्ट्री का मैनेजर के अंदर फैक्ट्री मैनेजर या फिर हम इसको क्या बोलते सकते हैं? सुपरवाइजर। ओके, जो हमने चैप्टर 1 में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट सीखा था उसमें लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जो सबसे ऊपर होता है कौन? सुपरवाइजर होता है। ओके, तो सुपरवाइजर के नीचे 2 इंचार्ज होंगे, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। ओके, तो प्लानिंग इंचार्ज हो गया, प्रोडक्शन इंचार्ज हो गया। प्लानिंग इंचार्ज के नीचे कौन आएगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। ओके, स्पीड बॉस विल बी कमिंग अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज, फिर आएगा गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ये सभी जो 8 फोरमैन हैं वो एक वर्कर को डायरेक्टिव देंगे फेज बाय फेज ऑफ द प्रोडक्शन। जैसे प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा, जैसे काम आगे बढ़ेगा, एक फोरमैन ओके एक वर्कर को थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन लेके जाएगा गाइडेंस देके। ठीक है, आई होप ये वाला चीज समझ में आ गया। तो देखिए, हम देखते हैं कि एक फोरमैन जो है वो करते क्या है। ओके, तो देखिए प्लानिंग इंचार्ज, देखिए आपका प्लानिंग इंचार्ज में अंदर प्लानिंग इंचार्ज 4 पर्सनल वुड ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर्स, स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट एंड एंश्योर डिसिप्लिन। तो देखिए, रूट क्लर्क क्या करता है? रूट क्लर्क स्पेसिफाई करता है एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड रूट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किस तरफ जाएगा, ओके, वो बोला जाता है रूट क्लर्क से। ओके, फिर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस ड्राफ्ट करता है कि किस काम को किस प्रकार करना है। ओके, वो जो पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क देता है। ठीक है, फिर आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है कि वो टाइम एंड कॉस्ट शीट प्रिपेयर करता है काम का। ठीक है, शॉप डिसिप्लिनेरियन क्या करेगा? नाम से ही पता चलता है कि वो डिसिप्लिन एनफोर्स करता है। ओके, वो रेगुलेट करता है वर्कर्स को कि हर काम एफिशिएंटली हो, विद इन टाइम हो। ओके, तो यहां जो है प्लानिंग इंचार्ज खत्म हो जाता है, प्लानिंग का काम खत्म हो जाता है। फिर आता है आपका
प्रोडक्शन का काम या फिर प्रोडक्शन इंचार्ज। तो देखिए प्रोडक्शन इंचार्ज क्या करता है, पर्सनल व रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ द जॉब। ओके, इस फेज पे एक्चुअल वर्क होता है। ओके, एक्चुअल प्रोडक्शन होती है या फिर एक्चुअल कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स टू आउटपुट्स होता है। ओके, तो यहां पे आता है गैंग बॉस। तो नाम थोड़ा अलग सा है, पर यहां पे गैंग बॉस वो गैंग बॉस नहीं है जो फिल्मों में आते हैं। ठीक है, यहां पे गैंग बॉस क्या है कि रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टूल्स एंड मशीन्स रेडी फॉर द ऑपरेशन। तो बेसिकली टूल्स एंड मशीन्स रेडी कौन रखता है, गैंग बॉस रखता है। ठीक है, तो नाम सुन के आप कंफ्यूज मत होइए। फिर आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करता है कि टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ द जॉब देखता है। ओके, कि हर काम समय में और एक्यूरेटली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या करता है कि बेसिकली ही एंश्योर्स द प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, कि हर टूल और इक्विपमेंट बेस्ट और ऑप्टिमम पोजीशन पे है कि नहीं, ये देखा जाता है रिपेयर बॉस के द्वारा। फिर आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करेगा, बेसिकली वो आखिर में जब काम खत्म हो गया है उसका क्वालिटी ऑफ वर्क देखेगा। मतलब वो बोल सकते हो कि क्वालिटी चेकर है वर्क, और डिफेक्ट है क्या, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड वे में बने हैं कि नहीं। ओके, कुछ डेफिशिएंसीज है, वो सब देखा जाता है इंस्पेक्टर के द्वारा। ओके, तो यहां पे पहला टेक्निक जो फंक्शनल फोरमैनशिप है वो खत्म होता है। अब दूसरा टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। बेसिकली प्रोसेस का स्टैंडर्डाइजेशन, रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड क्या होगा, क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या होगा, मशीनरी मेथड्स का स्टैंडर्ड क्या होगा, ये सबका एक पूर्व निर्धारित रूप में स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। इस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, और इसको अचीव कैसे किया जाएगा, इसको दूसरा चीज जो है, दूसरा एस्पेक्ट जो है, उसके बिना ये हो ही नहीं सकता, जो है सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो बेसिकली देखिए स्टैंडर्डाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये पहले आप समझिए। पहला है टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स, फिक्स साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक। हर चीज का फिक्स्ड साइज, कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी होगा। ओके, देन टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। आप एक मशीनरी का पार्ट्स चेंज कब कर पाएंगे, जब वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, जब वो एक ही प्रकार का हो और मार्केट में उसका अवेलेबिलिटी हो। तो इसी से क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन होता है। ओके, तीसरा टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी। तो बेसिकली मैनेजमेंट के जो हायर एस्पेक्ट्स है, ओके, जो बेसिकली क्वालिटी के साथ है, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। फिर आता है टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। तो मैन एंड मशीन कितना एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स करेंगे ऑफ परफॉर्मेंस, ये स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। अब देखिए यहां पे आ गया दूसरा चीज जो स्टैंडर्डाइजेशन होने के लिए बहुत ही नेसेसरी है, वो है सिंप्लीफिकेशन। यहां पे क्या है कि हमको सुपरफ्लस वेराइटीज ऑफ साइज डायमेंशंस वो सब इरेडिकेट करना पड़ेगा। ओके, उसको खत्म करना पड़ेगा। ऑलराइट, क्योंकि अगर वैरायटी रहेगा प्रोडक्ट में तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता। तो उस वैरायटी को खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस, प्रोडक्ट, हर चीज को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, उससे क्या होता है, कॉस्ट सेव होता है, लेबर, मशीन एंड टूल्स से कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, रिड्यूस्ड इन्वेंटरीज आता है और इक्विपमेंट फुल्ली तरह यूटिलाइज होंगे, टर्नओवर इंक्रीज होगा इससे। ओके, क्योंकि एक ही तरह का मशीन, एक ही तरह का काम, रिजल्टिंग इन एफिशिएंसी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए तीसरे जो तकनीक है वो है यहां पे एक्चुअली दिया जाना चाहिए 3 वर्क स्टडी। तो ये जो वर्क स्टडी है, ये वर्क स्टडी कुछ भागों में बटे हुए हैं। तो पहला वर्क स्टडी, वर्क को क्या है, स्टडी करना। ओके, इसमें पहला जो चीज है वो है मेथड स्टडी। मेथड को हमको स्टडी करना है। कैसे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। ओके, एक काम को हमको बेस्ट प्रकार में कैसे करना है। ओके, सबसे अच्छा
वे में कैसे करना है, वो होता है मेथड स्टडी। राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स till the final product delivery to the customer, every activity is a part of the method study। तो यहां पे देखिए, यहां पे रॉ मटेरियल लाने से फाइनल डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट तक हर काम सबसे बेस्ट वे में हो, यही होता है मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव। टेलर डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग द मेथड स्टडी। तो ये देखिए, मैं असेंबली लाइन, हमको पता है कि हेनरी फोर्ड, ओके, उन्होंने असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली इंट्रोड्यूस करके रेवोल्यूशन लाया था इन द मास प्रोडक्शन मार्केट, ओके। पर उसको थियोरेटिकली सबसे पहले किसने उजागर किया था कि असेंबली लाइन एफडब्ल्यू टेलर ने किया था। उन्हीं का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था हेनरी फोर्ड के असेंबली लाइन, जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहां पर। तो देखिए कहां से कहां तक चीजें जा रही हैं, ओके। सो रेवोल्यूशनरी इज दिस एफडब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या था? मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर, ओके। तो ये था मेथड स्टडी। अगर हम नेक्स्ट में जाए वर्क स्टडी के अंदर, तो आता है मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी क्या होता है? बेसिकली रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ लिफ्टिंग पुटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो हर काम करते वक्त जो मोशंस होते हैं, ओके, आपको कहीं पर जाना है, आपको क्रेन का जो मोशन होता है, ओके, आपको उठने का, पोजीशन चेंज करने का, इस सब में कुछ मोशंस होते हैं या फिर कुछ मूवमेंट्स होते हैं, ओके। तो मोशन स्टडी क्या करता है? कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट जो है, जो काम में ज्यादा टाइम लगा रहा है या फिर ज्यादा उसका कॉस्ट बढ़ा रहा है, उसे एलिमिनेट करना, ओके। तो यहां पे देखिए, यहां पे मोशन स्टडी अगर हम देखें तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है? इट एम्स टू स्टडी विच आर प्रोडक्टिव, जो प्रोडक्टिव भी है वो भी देखना है हमको, जो इंसिडेंटल है क्योंकि रिजल्टिंग मूवमेंट जो है ये भी देखना है हमको, और जो अनप्रोडक्टिव है ये भी फाइंड आउट करना है ताकि हम उसे एलिमिनेट कर पाए, ओके। तो बेसिकली दिस इज द समराइज्ड वर्जन ऑफ मोशन स्टडी। फिर आता है टाइम स्टडी। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। हमको क्या करना है? बेसिकली हर एक काम को करने में कितना टाइम ऑन एन एवरेज लगता है, उसको स्टडी करना ही टाइम स्टडी होता है, ओके। यहां पे क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड टाइम आपको क्या होता है, ओके। तो देखिए, it determines the standard time taken to perform well defined job. Time measuring devices are used for each element of task, okay। हर चीज का स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड होता है, ओके। सेवरल रीडिंग्स के बाद, सेवरल रीडिंग्स लिए गए, ओके, उसके बाद हर काम का एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया गया कि ये जो टाइम है वो एक्सेप्टेबल टाइम है, ओके। इससे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, इससे कम इट इज गुड, बट वो क्वालिटी हैम्पर नहीं करना चाहिए, ओके। The method of time study will depend upon the volume and frequency of the task, the cycle of the time of operation and time of the measurement cost, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड कितने होने चाहिए, कितना समय लगता है एक चीज में, उससे हमको यह पता चलेगा कि कितने वर्कर्स हमको एक्चुअली में चाहिए इस काम को कंप्लीट करने के लिए, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू डिटरमाइन, क्योंकि इसी से हमको ऑप्टिमम नंबर ऑफ वर्कर्स मिलेंगे, ताकि हमें वेजेस एंड सैलरीज में ज्यादा खर्चा ना करना पड़े, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ज्यादा खर्चा ना करना पड़े, ओके। तो यहां से हम क्या करेंगे? इंसेंटिव स्कीम्स भी बना सकते हैं, ओके। एंड लेबर कॉस्ट कितना होगा ओवरऑल, ये हमने ऑलरेडी समझाया है। फिर आता है फटीग स्टडी, ओके। फटीग क्या है? बेसिकली अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ ही डज नॉट रेस्ट व्हाइल वर्किंग। तो उस जो एक आदमी जब काम करते करते थक जाता है उसको फटीग बोला जाता है, ओके। तो उसको हम क्या करना है कि उसको स्टडी किया गया टू रिवील इन व्हाट टाइम स्टेमिना इज रिगेन एंड उसी सेम कैपेसिटी में वो कितनी जल्दी काम कर सकता है, ओके। इससे क्या होगा? दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ओके, कि बेसिकली रेस्ट इंटरवल कितने देने चाहिए, एक्सेप्टेबल कितना है, ओके। उससे हमको क्या पता चलेगा कि वेस्टेज ना हो हर चीज का, और वर्कर का जो स्टेमिना है वो डिप्लीट ना हो इन द लॉन्ग रन, ओके। तो ये था फटीग स्टडी का होल ऑब्जेक्टिव। हम अभी एंड में आ चुके हैं एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स का,
ओके, ये था पार्ट ए ऑफ द वीडियो। ऑलराइट, आपको पार्ट बी में फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझाए जाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।